हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल GSVJ एजुकेशन काउंसलर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समकालीन भारत और विश्व 10th क्लास की हिस्ट्री। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद। तो लगभग चैप्टर समाप्ति की ओर है। इसके बाद में कल थोड़ा ही रहेगा, तो हम बाकी बचे टाइम में एक बार पूरा रिवीजन दौरान कर लेंगे, जिससे वापस रिमाइंड हो जाएगा और फिर उससे अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे और वो बोर्ड पे होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोट्स, बेस्ट से बेस्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। ओके, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, पहले हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण जाने उनमें प्रथम विश्व युद्ध आ गया। फिर मेन चीज़ है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन आ गई। फिर वो भी, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी वापस ले लिया गया, यानी कि फेल हो गया। तो हम उन्हीं कारणों पे चर्चा कर रहे थे कि क्या सीमाएं थी इसकी, या क्या बंधन थे, या किन गलतियों या फिर सीमाओं की वजह से आंदोलन सफल नहीं हो पाया। तो हमने पहला देखा था कि जो दलित वर्ग था वो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उस टाइम में मतलब सनातन जो सवर्ण हिंदू थे उस जाति के, तो उनको नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दलितों के सपोर्ट में इतनी ज़्यादा नहीं आई। फिर महात्मा गांधी ने उनके लिए सत्याग्रह किया और उन्होंने ऐलान किया कि जब तक अस्पृश्यता या छुआछूत को ख़त्म नहीं करेंगे 100 साल तक भी हमें आज़ादी या स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता। उसने हरिजनों को ईश्वर की संतान बताया, सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किस लिए किया? मंदिरों और जो सार्वजनिक स्थान है उन पर आना जाना हो। तो फिर है इसमें एक महत्वपूर्ण जो संगठन था दलित वर्ग एसोसिएशन, ध्यान रखना इसको। इसकी स्थापना अम्बेडकर ने कब की थी? 1930 में। और किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और क्योंकि दलितों को संगठित करने के लिए। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया। फिर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। क्यों किया? दलितों को अलग निर्वाचन, क्योंकि दलितों को अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया तो भारत में एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। फिर महत्वपूर्ण जो होता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, दोनों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% आने के चांस है। एक तो दलित वर्ग एसोसिएशन और दूसरा पूना पैक्ट, एक गांधी इरविन समझौता। सितंबर 1932 में गांधी जी के और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता होता है। बाद में उनको सीटों के लिए जो सीट थी उनमें कुछ रिजर्वेशन दे दिया गया, या वो वहाँ से वो चुनाव दलित लड़ सकते हैं, उनके बीच में फैसला हो गया। फिर है दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था असफल, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम राजनीतिक संगठन और असहयोग आंदोलन। पहला देखा था हमने दलित वर्ग और असहयोग आंदोलन। अब है मुस्लिम राजनीतिक संगठन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखो 1921 में जब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों को एक साथ शुरू किया, तो दो मुस्लिम समुदाय ने कंधा से कंधा मिलाकर साथ दिया।
लेकिन फिर ऐसे कुछ कारण होते गए जिससे कि मुस्लिम संगठन और कांग्रेस में दूरियां बढ़ती गई। अब मेन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और मुस्लिम संगठन, तो उनका कोई खास उत्साह नहीं था। पहली चीज क्यों? क्योंकि जब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों मतलब धीमे पड़ गए थे या शांत पड़ गए थे, तब से दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम, ये नहीं है कि सभी मुस्लिम अलग हो गए, नहीं, कुछ तबका यानी कि कुछ मुस्लिम संगठन में, या ये कह सकते हैं कि कुछ लोग कांग्रेस से दूर होने लग गए। ये नहीं कहेंगे कि सभी के सभी अलग हो गए, नहीं, कुछ तबका मतलब कांग्रेस से कट गया। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि जो मुस्लिम संगठन या कुछ मुस्लिम जो कांग्रेस से कटकर अलग हो गए, उसका कारण क्या था? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन तो एक जरिया था, क्योंकि वहाँ हिंसा हो गई थी इसलिए। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था कि, नोट कर लेना, 1920 के दशक में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक सनातन पंथी संगठन के करीब आने लग गई। कहने का मतलब, हिंदू महासभा जो एक कट्टरवादी हिंदू संगठन था, तो कांग्रेस 1920 के दशक में हिंदू महासभा के निकट आने लग गई। तो इस वजह से दोनों में, मुस्लिम संगठन में और कांग्रेस में दूरियां बढ़ने लग गई। फिर इससे दोनों के संबंध खराब होने लग गए। फिर है कि दोनों में जैसे ही संबंध खराब हुए, तो फिर क्या हुआ, धार्मिक जुलूस निकलने लग गए। दोनों ने अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से धार्मिक जुलूस निकालने लग गए। सांप्रदायिक टकराव और दंगे होने लग गए। जैसे जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वह हिंदुओं पर, और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वह मुसलमानों पर, मतलब दोनों में टकराव और दंगे होने लग गए। सांप्रदायिक दंगे या टकराव की स्थिति बन गई। और हर दंगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दंगे के साथ, यानी कि जो भी दंगे हुए, प्रत्येक दंगे के साथ दोनों समुदायों में कटुता या फासला बढ़ता गया। तो ये था कि दोनों के संबंध खराब हो गए। फिर एक मोड़ ऐसा आया कि दोनों में गठबंधन का प्रयास लगने लगा था कि दोनों अब गठबंधन कर, या फिर दोनों नज़दीक आ सकते हैं। तो वो कब हुआ? तो 1927 में। परिणाम क्या था उसका? यानी कि मतलब दोनों में जो सर्वदलीय सम्मेलन 1927 में हुआ, वहाँ लग रहा था कि दोनों दल या दोनों समुदाय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, निकट आ सकते हैं। तो मैन जो टकराव था या मैन जो मुद्दा था जिसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जैसे अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, उसी तरह मुस्लिम संगठनों ने भी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, जिसे सांप्रदायिक प्रचंड कहा जाता है। तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जैसे कौन कौन से थे? पंजाब और बंगाल में आबादी के अनुसार मुसलमानों को उसी अनुपात में सीटें दी जाएं। तो कहने का मतलब, मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, यानी कि उनको आरक्षण दिया जाए, आज सीटें उनकी आरक्षित की जाएं। और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है
जैसे उस टाइम में था पंजाब और बंगाल, वहाँ की आबादी के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी कि दलितों के साथ भी वही था, वही मतलब अलग निर्वाचन क्षेत्र, और मुस्लिम लीग भी अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहती थी। तो फिर है सर्वदलीय बैठक, यानी कि जो सर्वदलीय बैठक 1928 में हुई थी, लेकिन 1927 में जो पिछला घटनाक्रम बताया 1927 में हुआ। फिर है सर्वदलीय बैठक कब हुई? 1928 में। ध्यान रखना कब, क्यों, उद्देश्य, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं किसी में भी, चाहे दलित वर्ग एसोसिएशन कब बना, क्यों बना, क्या उद्देश्य था। अभी सर्वदलीय बैठक कब हुई, क्यों हुई, और इसका परिणाम क्या था। तो कब हुई? 1928 में। डेट नहीं दे रखी है, डायरेक्ट सन दे रखी है 1928 में। अब है का मैन है क्यों हुई थी सर्वदलीय बैठक, क्यों हुई थी। सर्वदलीय बैठक का मतलब समझते हो? यानी कि जितने भी दल थे वो सभी उस बैठक में शामिल हुए, यानी सभी दल एक बैठक में जहाँ शामिल होते हैं वो सर्वदलीय बैठक कहते हैं। तो क्यों हुई थी? प्रतिनिधित्व के सवाल पर, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना मतलब जो केंद्रीय और विधायी परिषदें थी उनमें अलग से रिजर्वेशन कोटा मांग रही थी, तो उनके लिए प्रतिनिधित्व के सवाल के ऊपर बैठक हो रही थी, सर्वदलीय बैठक। परिणाम, अब इसका परिणाम क्या निकला? तो परिणाम हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर, यानी याद रखना हिंदू महासभा या हिंदू संगठन के एम.आर. जयकरे ने जो समझौता होने वाला था उसकी खुली निंदा की। यानी कि जो समझौता उस बैठक में होने वाला था उसकी मतलब खिलाफत की, और सारी संभावनाएं उसी समय ख़त्म हो गई। जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों, यानी कि दोनों समुदाय जो निकट आने वाले थे, या फिर आगे इसके बाद में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों समुदाय एक साथ, दोनों कम्युनिटी एक साथ। ये एक लास्ट प्रयास था 1928 में सर्वदलीय बैठक में, जो एम.आर. जयकर की ने जो निंदा, जो जिस प्रस्ताव था उसकी निंदा के कारण सारी संभावनाएं खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ? संभावनाएं बिल्कुल खत्म। जब सविनय आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी मुस्लिमों ने असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन में भाग नहीं लिया, यानी कि कुछ ने भाग लिया, उनमें भी 2 धड़े हो गए, कुछ ने भाग लिया और कुछ ने नहीं लिया। तो उस टाइम में मतलब एक संदेह और अविश्वास का माहौल बना। तो ये इनकी सीमाएं थी 2। वैसे किताब में डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग करके आपको अच्छी तरह समझाए, और मैंने नोट्स भी बनाए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, शेयर करें, और आपको ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं तो मैं एक परसों से बोर्ड पे अगला जो चैप्टर होगा वो बोर्ड पे हम लेंगे। उसके लिए टाइम फिक्स करना पड़ेगा, तो वो आप मुझे बताएंगे कि कब क्लास लेना सही रहेगा जो आपके लिए सूटेबल हो। अब एक विशेष तथ्य है, मैंने आपको हर क्लास में, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे 10th की हो, या कोई भी क्लास में, मैं आपको ये बताता हूँ कि एनसीईआरटी का सबसे लूज पॉइंट है कि वो पॉइंट नहीं देती है, डायरेक्ट चलता है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो चीज़ उसने इंडेक्स में दे दी वो तो विशेष है ही, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक मतलब महत्वपूर्ण तथ्य है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी,
यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, HSRA, यानी कि शॉर्ट में नाम हो गया SHRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। स्थापना कब हुई थी? 1928 में। कहाँ? फिरोजा कोटला जो मैदान है दिल्ली में। तो HSR की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, फिरोजा कोटला दिल्ली। किसने की? तो किसने की? कौन कौन इसमें सम्मिलित थे? तो इसमें सम्मिलित थे भगत सिंह, जितेंद्र दास और अजय घोष। तो ये दो नाम याद रखना, कौन से? जितेंद्र दास और अजय घोष, क्योंकि हम इन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम तो ये जानते हैं भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, आज़ाद। तो ये ध्यान रखना है कि HSRA की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह, जितेंद्र दास और अजय घोष। फिर इनने जो कार्रवाई की, या फिर जो इनका उद्देश्य क्या था? तो पहला था ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीक थे, उनको टारगेट किया गया। प्रतीक मतलब उनके जैसे झंडा हो गया या कुछ उस टाइप के प्रतीक थे, उनको टारगेट किया उन्होंने। फिर है 1929 में भगत सिंह और उसके साथी बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। और फिर 1929 में एक ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन सफ़र कर रहे थे। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ जो बुक में दे रखी हैं वो ध्यान रखना। फिर भगत सिंह को फांसी हो गई। तो जब भगत सिंह का एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते हैं बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। ये वर्ड लाइन देके आपसे ये पूछ सकता है कि किसने कहा। वे पिस्तौल और बम की उपासना नहीं करते, वे समाज में क्रांति चाहते हैं। ये सेंटेंस किसका है? तो ये है भगत सिंह का। और कब कहा था? मुकदमे के दौरान, यानी कि अदालत में। जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? मात्र 23 वर्ष। तो ये विशेष फैक्ट थे जो आपके सामने हैं। अब है लास्ट और अंतिम चैप्टर का अंतिम बिंदु मान लो या फिर एंडिंग समझ लो, सामूहिक अपनेपन की भावना। यानी कि सामूहिक अपनेपन की भावना, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है। यानी कि राष्ट्रवाद की भावना कब पनपेगी? जब लोग महसूस करने लगें कि वो इस एक राष्ट्र के अंग हैं। यानी कि साधारण भाषा में कहें तो राष्ट्रवाद की भावना कब पनपेगी? जब हम ये सोचेंगे कि हम सब भारतीय हैं या हम भारत के अंग हैं, तब राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। तो अब फिर है कि राष्ट्रवाद की भावना पनपना। अब भारत इतना बड़ा है, कितनी लैंग्वेज है, कितने सारे धर्म हैं, और सभी मतलब समुदाय, क्षेत्र, भाषा सभी अलग अलग हैं। तो फिर सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? क्योंकि जो राष्ट्रवाद की भावना या सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया गया? क्योंकि भारत में अलग अलग समुदाय हैं। आप पूर्वोत्तर में जाओ अलग है, दक्षिण साउथ में अलग है। तो इतने समुदाय, इतनी भाषा, इतने समूह है, तो फिर कैसे राष्ट्रवाद की भावना या अपनेपन की भावना विकसित की गई? तो इसमें है कि कुछ या आंशिक तौर पर
अपनेपन का भाव, जो संयुक्त संघर्ष हुए। अभी जैसे मान लो असहयोग आंदोलन है, सभी अवज्ञा आंदोलन है, रोलैक्ट एक्ट का विरोध था, बंगाली विभाजन के समय हुआ। तो मतलब आंशिक तौर पर, यानी कि ज़्यादा नहीं, आंशिक तौर पर तो जो संयुक्त संघर्ष हुए उनमें उनसेपन की। और बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके में राष्ट्रवाद की भावनाएं दिलो दिमाग पर छा गई। यानी कि बहुत सारी राष्ट्रवाद को, यानी कि अपनेपन, सामूहिक अपनेपन की भावना के लिए संस्कृति या सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी। अब है, ये दो चीज़ें हो गई आंशिक रूप से। तो संयुक्त संघर्ष से, संयुक्त संघर्ष मतलब दोनों समाज, जितने भी समुदाय थे, जितने भी वर्ग थे, सब ने सामूहिक रूप से संघर्ष में भाग लिया। तो कहने का मतलब वहाँ से आंशिक रूप से। फिर कुछ सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी, उनकी वजह से लोगों में। फिर है इतिहास, साझा इतिहास हैं, साहित्य, लोकगीत, कथाएं और चित्र, प्रतीक, यानी कि ये चीज़ें भी राष्ट्रवाद को साकार करती हैं। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, ध्यान रखना कि इतिहास, साहित्य, लोक कथाएँ, गीत हैं, चित्र, प्रतीक। तो वहाँ आपको ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा राष्ट्रवाद के सपने को साकार करने में मदद करता है। तो इसको ध्यान रखना। फिर है राष्ट्र की पहचान या सबसे ज़्यादा किस तस्वीर में अंकित की गई, यानी कि ऐसी कौन सी तस्वीर थी जो राष्ट्रवाद की भावना को प्रबलित करती है। तो 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास में भारत की पहचान बनी भारत माता की छवि। यानी कि 20वीं सदी में जो भारत माता की छवि थी, वो राष्ट्रवाद की भावना या सामूहिकता की भावना को पनपने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस छवि ने। तो अब हम देखेंगे कि वो छवि, तस्वीर थी, तो उस छवि का निर्माण आरंभ किसने किया, यानी कि सर्वप्रथम वो छवि ड्रॉ किसने की। तो वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे सर्वप्रथम। बाद में तो इसमें कई चेंजेस होते गए और अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने उस छवि को या भारत माता की छवि बनाने लगे। तो सर्वप्रथम आरंभ किसने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कब, 1870 के दशक में। फिर उन्होंने मातृभूमि, यानी कि जो भारत माता की छवि बनाई थी, उसके लिए एक स्तुति गान, यानी कि वंदे मातरम की रचना की। वो किस लिए, भारत माता की या उस छवि की स्तुति करने के लिए। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखो। भारत माता की छवि का सर्वप्रथम निर्माण आरंभ किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कब, 1870 के दशक में। फिर उन्होंने इसकी स्तुति के लिए एक गीत लिखा, वंदे मातरम। बाद में इस गीत को उसने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए। छवि का निर्माण आरंभ किसने किया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब किया, 1870 के दशक में। और मातृभूमि की स्तुति के लिए कौन सा गीत लिखा, वंदे मातरम। और फिर वंदे मातरम गीत को अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। और वंदे मातरम सबसे ज़्यादा स्वदेशी आंदोलनों में गाया गया। तो ये था। फिर है अरविंदनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। उसने भारत माता की छवि का निर्माण किया। तो उनको जो भारत माता की छवि का जो निर्माण किया, वो उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली, स्वदेशी आंदोलनों से उनको ये प्रेरणा मिली।
फिर है उन्होंने जो भारत माता का जो स्वरूप दिखाया वो एक सन्यासिनी का स्वरूप दिखाया, जो शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त थी। और वही मात्र छवि राष्ट्रवाद का प्रतीक मानी जाती है। तो ये था आज के लिए, सिर्फ इतना ही। कल इसमें से कुछ गीत वगैरह या कुछ छवि वाले पाठ हैं, और फिर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो शॉर्ट में दे रखा है। तो 10 मिनट की है कल पूरी पाठ चैप्टर का महत्वपूर्ण रिवीजन भी करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और दोस्तों में सब में शेयर कीजिए। तभी पढ़ान, जब आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, देखोगे, तो मैं और भी अधिक यानी कि उत्साह के साथ नोट्स पे आपको हर चीज़ डिटेल से, अब मैंने आपको इसमें से प्रश्न बता दिए, क्योंकि इसमें से सामूहिक अपनेपन का भाव, इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके साथ जो हमने डिस्कस किया, 4 क्वेश्चन जुड़ रहे हैं। फिर अवनींद्र नाथ टैगोर है, उनके 2-3 क्वेश्चन उनके बन रहे हैं, आगे भी हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हमारी क्लास से अगली क्लास जो अगला चैप्टर लेंगे वो आपके फरमाइश पे बोर्ड पे स्टार्ट होगा। तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके टाइमिंग या अपना शेड्यूल तो बताओ कि उस टाइमिंग में हम क्लास लेने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। ओके। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर उस टाइम में आप लाइव आओ तो वो और भी बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके डाउट भी आप मैसेज कर सकते हो। इसलिए जो भी है आप मैसेज करके बता देना, कमेंट करना कि कब आप आप किस टाइम में आप क्लास ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद। और यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।